करना चाहती है। तो अगर एससी एसटी का वर्गीकरण न करके अगर अपर कास्ट का वर्गीकरण किया जाए तो ये पता लग जाएगा आपको भी कि अपर कास्ट के लोग इस देश की 95 कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर तो क्योंकि न तो इस देश के अंदर दलितों का पूरा अधिकार दिया जा रहा है उनकी आबादी के अनुसार, न पिछड़ों का दिया जा रहा है और न अल्पसंख्यक वर्ग का दिया जा रहा है। तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। और जिस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और ये आर्टिकल 14, 15, 16 का एक जातिगत आधार पर एक भावना को ठेस पहुंचाकर उसका वायलेंस हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं शेहजाद बदरी, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। आज हमारे साथ जुड़े हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह, जो के परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल के एक प्रवक्ता माने जाते हैं। जी, सबसे पहले आपका एनडीयूपी पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मदनी साहब। जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल है सर कि जिस तरीके से बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने भारत बंद का ऐलान किया था, शुरू में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी ने उसको ज्यादा जो है एक्शन में नहीं लिया, उसमें थोड़ी देर की लेट किया। इसका कारण क्या रहा है? सॉरी, मैं एक बार अपना अपना क्वेश्चन आप रिपीट करें। जी, मैं शेहजाद बदरी, एनडीयूपी चीफ एडिटर। जी, शेहजाद बदरी, एनडीयूपी चीफ एडिटर सर। जी जी, देखिए मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दें कि बहन जी ने क्या कहा। बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने जिस वक्त अनाउंसमेंट किया भारत बंद का, जी, तो चंद्रशेखर आजाद के अनाउंसमेंट करने में देरी क्यों हुई? देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत बंद का जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हुआ था और सबसे पहले इसकी घोषणा करने वाला मंजीत सिंह मोटियाली था। लेकिन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जब ये पता चला कि आंदोलन देशव्यापी होगा और एक एससी एसटी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो देश के जितने भी नेता हैं जो दलित और पिछड़े लीडर हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को से लेकर शायद आंदोलन में उन्होंने भी भागीदारी करने का फैसला लिया। तो इसलिए ने भी इसका समर्थन किया कि भाई। सर, आपकी आवाज से कट रही है, एयरफोन लगा लीजिए सर। जी, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इस आंदोलन का आगाज करने वाला मंजीत सिंह मोटियाली है पूरे देश के अंदर। और जब सभी देश के दलित पिछड़े समाज से जुड़े हुए नेताओं को ये पता लगा कि ये आंदोलन देशव्यापी होगा और ये एससी एसटी वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें हमें भागीदारी करनी चाहिए, तो उसके बाद बीएसपी ने इसका समर्थन किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तो उसके बाद में सारे संगठन आए, बहुत सारे संगठन आए, देश के सभी संगठन आए, सभी पार्टी आई। तो 21 अगस्त को आपने देखा भी कि देश के अंदर एक देखने वाला विरोध, भयानक विरोध हुआ। पूरा देश में बहुजन समाज सभी प्रदेशों में वो रोड पर निकला और इसका विरोध हुआ और सरकार को पता लगा कि शायद एससी एसटी का जो वर्गीकरण है उसको वापस लेना चाहिए। तो इसलिए सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई एससी एसटी का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, तो इसलिए सब लोग समर्थन में आए। तो सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये, आरक्षण के मामले में बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किस वजह से किया है? देखिए, एससी एसटी जो वर्गीकरण है ये हमारे जिस शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है, ये उसका एक उत्पीड़न करना चाहती है सरकार, क्योंकि एससी एसटी वर्ग में कोई क्रिमिनल है ही नहीं। जो कुछ लोग अपनी मेहनत के बदौलत वो थोड़े ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, सरकार उनकी लिस्ट बनाना चाहती है। तो अगर एससी एसटी का वर्गीकरण न करके अगर अपर कास्ट का वर्गीकरण किया जाए तो ये पता लग जाएगा आपको भी कि अपर कास्ट के लोग इस देश की 95 कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर तो
क्योंकि न तो इस देश के अंदर दलितों का पूरा अधिकार दिया जा रहा है उनकी आबादी के अनुसार, न पिछड़ों का दिया जा रहा है और न अल्पसंख्यक वर्ग का दिया जा रहा है। तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है और जिस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और ये आर्टिकल 14, 15, 16 का एक जातिगत आधार पर एक भावना को ठेस पहुंचाकर उसका वायलेंस हुआ है। तो इसलिए एससी एसटी का वर्गीकरण न करके अपर कास्ट का वर्गीकरण होना चाहिए। इसलिए बहन जी ने भी इस फैसले का विरोध किया और हम समझते हैं कि पूरे देश का एससी एसटी वर्ग ने इसका विरोध किया, क्योंकि हमें इस बात की डिमांड करनी चाहिए थी और हमने 21 अगस्त को की कि एससी एसटी का वर्गीकरण ना करके आप इसमें एससी एसटी की सीटों को लोकतंत्र के चारों स्तंभों में पूरा कीजिए, क्योंकि एससी एसटी की सीटें कहीं भी पूरी नहीं है लोकतंत्र के, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो और चाहे वो पत्रकारिता हो। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में कहीं भी हमारी सीटों को पूरा नहीं किया गया। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब संविधान में हमें आरक्षण दिया गया तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये लड़ाई थी हमारी और ये अधिकारों की लड़ाई थी, इसलिए हमने इसको मजबूती से लड़ा। तो क्या आप मानते हैं कि भारत बंद अपनी पूरी सफलता के साथ कामयाब हुआ? हाँ, देखिए हम एक चीज बताना चाहते हैं कि देखिए 2 अप्रैल का आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा। 2014-15 में जो आंदोलन हुआ था 16-17 में 2 अप्रैल का आंदोलन, उसमें हमने 16 भाई गवा दिए, 16 भाई की जान गवा दी और वो मनुवादी लोगों ने उसमें ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे लोगों के बीच में जाकर उन्होंने वायलेंस करना, हिंसा कराई और बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए और देश की सब नुकसान भी हुआ। तो देश हमारा है और संविधान मानने वाले लोग हैं। आंदोलन में कहीं भी हिंसा को कोई भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई संविधान और अधिकारों की तो हिंसा तो हमें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 अप्रैल की तरह विरोधी लोग फिर से हिंसा हमारे लोगों को नुकसान। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। सर आवाज कट रही है आपकी। हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे कि लोग शहीद हों, कुछ लोगों को चीजों को हमें नुकसान झेलना, कोई इस बड़े अलर्ट थे, गाइड किया और उन पे रख। सर आपकी आवाज कट रही है, कोई बराबर में एयरफोन लगाया है नहीं लगाया? ये तो मैंने एयरफोन लगा रखा है सर। जी सर, आवाज क्लियर आपकी कट रही है आवाज। अच्छा जी जी बोलिए। जा रही है? जी सर, जी सर। जी देखिए, पहल की तरह इस बार हम नहीं चाहते थे कि कोई बहुजन समाज को नुकसान, हमने बहुत सारा नुकसान झेला। 16 भाई हमने संपत्ति को नुकसान हुआ। तो इस बार हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा सीन हो, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत अलर्ट थे और बहुत सतर्कता से रूप से हमने आंदोलन को किया, बहुत सारे गाइडेंस किया और बहुत कंट्रोल रखा सभी चीजों पर। तो इस बार हमारा सफल रहा, क्योंकि थी संवैधानिक रूप से हमने उसको अधिकारियों के सामने रखा और अधिकारियों के सामने डिमांड वर्गीकरण वापस चाहिए और देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ। हमारा मकसद देश की कानूनों को या देश के करना नहीं था और इस बार कोई अनाउंस नहीं किया। सर आपकी आवाज कट रही है, एयरफोन अच्छा, को हटा दीजिए। एक सेकंड। जी सर। हमारी आवाज? जी सर। देखिए, इस बार हमने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल रखा और हम नहीं चाहते थे कि 2 अप्रैल की तरह इस बार भी नुकसान हो। हमारा मकसद देश की संपत्ति को या देश के बिजनेस को बंद कराना था, बाजार को बंद कराना नहीं था। इसलिए हमने ये भी अनाउंस किया था कि कोई देश के अंदर बाजार बंद नहीं होगा, कोई दुकानें बंद होगी। केवल हम घर से निकलकर संवैधानिक रूप से डीएम कलेक्टर के ऑफिस पर पहुंचेंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी डिमांड को रखेंगे कि एससी एसटी वर्गीकरण को वापस लेना चाहिए और पूरे देश के अंदर हुआ कोई देश का होना नहीं है जहां पर इसको नहीं किया था। ये भी कह रहे हैं कि प्रभावशाली भारत बंद नहीं था। हमारा मकसद रोड को, हमारा मकसद मार्केट को बंद करना था, हमारा मकसद अधिकारियों के सामने अपनी डिमांड को रखना था और पूरे देश के इस काम को भी तरह से किया। जी सर, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जिस तरीके से आखिरी फैसला माना जाता है, आखिरी अनाउंसमेंट इंडिया के लिए माना जाता है, लेकिन
एससी और एसटी समाज सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को गलत ठहराने में भारतीय जनता पार्टी का आरोप आप पर ये है कि इनको बहकाया फुसलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को सरकार के द्वारा इस प्रकार से हमारे बीच में इस प्रकार से खाई पैदा की जा रही है कि एसटी जो हमारा कुछ वर्ग है, एसटी वर्ग है, उसको भड़काया जा रहा है कि ये हमने एससी को अब तक लेते आए हैं, एससी के लोग लेते आए हैं। और जबकि जो सच्चाई है ये तो एनसीआर के डाटा बता देगा, जो एनसीआर का डाटा बता देगा कि कितना शेड्यूल कास्ट को अब तक आरक्षण मिला है, कितना शेड्यूल ट्राइब को मिला है। आज भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में आज भी शेड्यूल ट्राइब वो झुग्गी झोपड़े में रह रहा है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हो पाया है। और कितने देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों में शेड्यूल ट्राइब के कितने लोग रखे हैं, ये तो एनसीआर के पास डाटा होना चाहिए। तो एनसीआर इसको डाटा को सार्वजनिक करे तो स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार इस डाटा को सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहती, तो दलित लोग जाग जाएंगे। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने अधिकार मांगेंगे। 2% भी हमारे लोग अभी सिस्टम में नहीं है। तो ये तो सरकार हमारे हमसे सीना चोरी कर रही है। और अब जब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, लोग समझ गए हमकी बात। और हमने शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी समझाने के प्रयास कर रहे हैं पूरा, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत जल्दी एक मीटिंग बुला रहे हैं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की, कि हम लोग उसमें बहुत सारे डिसीजन लेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय और आईएएस की सीटें कितनी खाली हैं, कितनी भरी गई हैं। तो इन चीजों पर सब गंभीरता से मंथन होगा और इस पर बहुत जल्दी एक डिसीजन लेंगे हम लोग। सर, एक सवाल एक है कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इससे पहली सरकार जब ये कदम नहीं उठा पाई, तो हमारे लिए कैसे जो है ये मुमकिन हो सकता है कि हम ऐसे फैसले लें। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार एससी एसटी में बदलाव करना चाहती थी, जिसने एससी एसटी में बदलाव करने के लिए मंशा ठानी, तो आप समझ सकते हैं क्या वो हमें अधिकार देगी, क्या वो हमें आरक्षण देगी। तो ये तो हमारे समाज को समझना चाहिए कि जो सरकार हमेशा से हमारे विरोधी रही है, जिसने हमारा हमेशा से उत्पीड़न किया है, रोज दिन प्रतिदिन देश के अंदर बहन बेटियों का रेप, हत्या, लूट हो रही है। कोलकाता में आपने देखा, राजस्थान में आपने देखा, और कल परसों आपने आगरा में देखा, जो है ना, एक नाबालिग बेटियों के साथ में उनको रेप करके उनको मौत का घाट उतारा जा रहा है। तो ये सरकार का राम राज्य आप देख रहे हैं स्पष्ट कि राम राज्य क्या, कौन सा राम राज्य है इनका। तो इनका काम केवल देश को तोड़ना है। इनका काम केवल देश को दलित मुस्लिम को आगे करके हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना है। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इन्होंने कितने दलितों को नौकरी दी है, कितने दलितों का कितना उत्थान किया इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं करी, जो पिछड़ों का दम भरते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को जो है ना फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बनाकर उनको एक लैमचूस देकर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते उत्तर प्रदेश में। इन्होंने बहुत सारे पिछड़े समाज के कुछ ही लोगों को बिठाकर उनको जो है ना दिखाने के लिए एक शोपीस बनाकर रखा है। तो कहीं भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसको भीम आर्मी जमीन संगठन बड़ी मजबूती से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है और इन बहरूपियों का जल्द पर्दाफाश होगा। और अब की बार इस बहका में आने वाले नहीं है। 2027 में आप बड़ा बदलाव देखने के लिए आप लोग देखेंगे 2027 में। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी ने चंद्रशेखर आजाद जी से अपना समर्थन वापस ले लिया था नगीना सीट से। तो क्या वो आपके विरोधी हैं या पक्षधार हैं? देखिए, अब मैं इस पर इसलिए कुछ कहना उचित नहीं समझता क्योंकि मैं एक भीम आर्मी जमीन संगठन चला रहा हूँ और वो अपनी अपनी पार्टियां चला रहे हैं। तो अब मुझसे जो वार्ता हो या मैं अपने संगठन का पर किसी बिंदु पर चर्चा करूं तो ये तो हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के बारे में कहना ये क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई संगठन में मैं उसका कार्यकर्ता नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, तो ये तो वही जानते हैं कि क्या उन्होंने फैसला लिया, क्यों नहीं लिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें अपने पैरों पर खड़े होकर समाज को मुक्ति दिलानी होगी। दूसरा कोई व्यक्ति हमारे समाज को मुक्ति नहीं दिला सकता। और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों के लिए हम लोग खुद लड़ेंगे। उनको अपने पैरों ले जाकर हम लोग उनको सत्ता शासन तक ले जाएंगे, सबको अधिकार मिलेगा, उत्पीड़न बंद होगा। लेकिन सर, एक सवाल ये होता है कि चंद्रशेखर आजाद जी वो अपने भाषण में उसको इस चीज का जिक्र करते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमारे अगर व्यक्ति संसद तक पहुंचना चाहते हैं तो वो चाहे समाजवादी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, नहीं चाहते। उसमें समाजवादी का भी नाम
प्रयोग में लाया गया था। तो क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भी उसी लाइन पर चलती है जो जिसका इल्जाम आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी की जो भाई हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं, चंद्रशेखर भी हमारे अच्छे मित्र हैं। अब राजनीति का क्या समीकरण बने, क्यों उनका गठबंधन नहीं हुआ, अब इस पे मैं कुछ कहना उचित इसलिए नहीं समझता क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है और न ही अभी हमारी कोई ऑफिशियल पार्टी है। तो जब हमारी अगर भविष्य में ऐसा होता है, संगठन निर्णय लेगा, तो जब पार्टी बनेगी या कोई राजनीतिक मंच हमारा होगा तो उस पर हम निश्चित रूप से बोलेंगे भी, गठबंधन की दिशा में जाएंगे तो बिल्कुल करेंगे, तो सब चीजों को बनाएंगे। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की जो संगठन है या पार्टी है, वो 2024 में जो धोखा चंद्रशेखर आजाद को दिया गया वो 2027 में बदला ले सकती है, ऐसा कुछ सवाल चल रहे हैं। इस पे हम कोई देखिए, ये क्वेश्चन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इस पर ना कोई टीका टिप्पणी या कोई जवाब इसका हम देना उचित नहीं समझते। अभी 2027 में क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी 2 साल हैं, क्योंकि राजनीति में समय समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। भारत बंद पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत पर कह रही है सरकार, ये कह रही है कि हम किसी का आरक्षण खत्म करना नहीं चाह रहे हैं। ये इस तरीके की जो है अफवाहें फैलाई जा रही है कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सरकार का तो मानना सर ये है, सरकार खत्म करना नहीं चाह रही है, सरकार ने खत्म कर दिया है सर। सरकार आरक्षण दे कहां रही है? आज भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा विश्वविद्यालय में फीस जमा नहीं कर पाने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो बेचारे जवाब ऐसे लोगों को देते हैं जो आरक्षित सीटों पर जो है ना भिग्गी बिल्ली बनकर जो है ना संसद में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं। वो ऐसे व्यक्ति से तो बात नहीं करना चाहते जो उनसे ये पूछे कि कितने आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल पिछड़े समाज के लोग आपने उनको कितनी नौकरियां दी, उनका आरक्षण कितना पूरा हुआ? 2% भी आरक्षण पूरा नहीं है सर। किसी प्रदेश की आप लोग डाटा उठाकर देख लीजिए, कहीं भी 2% आरक्षण पूरा नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में हमारे बच्चों से मनमानी तरीके से फीस वसूली की जा रही है। रिजर्वेशन में प्रमोशन जो है ना समाप्त कर दिया गया, कोई आरक्षण को पूरा नहीं किया जा रहा है। केवल उनकी हवाई है, उनको केवल 5% लोग वो पूरे सिस्टम में चाहिए और उन्होंने लगा रखे हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान को सही लागू करने में भारतीय जनता पार्टी सही तौर पे काम कर रही है या फिर इससे पहले वाली सरकार कांग्रेस सरकार ने सही काम किया है? दोनों पार्टियों में से सबसे बेहतर काम संविधान पर लागू करने में किसने किया है? ये दोनों पार्टियां है ना, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। ये दोनों मौसी के भाई हैं सर। ये दोनों मौसी के भाई हैं, क्योंकि साहब काशीराम जी अपने जमाने में एक बात कहा करते थे कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस तो घर से जब अगर कांग्रेस के घर में जाकर बैठोगे तो वो कांग्रेस से अपने घर से निकलने का भी मौका नहीं देगी, आप वहां मारे जाओगे। लेकिन बीजेपी थोड़ा रहम कर सकती है, लेकिन मारेगी तो वो भी। तो इसलिए दोनों मौसेरे भाई हैं, भाई बहन हैं। तो इन पर तो दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब संविधान में आरक्षण लिखा जा रहा था तो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था आरक्षण का, और उसके बाद में आज राजस्थान में बीजेपी सरकार है। और जयपुर के हाई कोर्ट में आप लोग देखोगे जाकर, वहां मनु की फोटो लगी है। तो अगर वो संविधान को इतने ही ज्यादा मानने वाले हैं तो मनु की फोटो वहां से क्यों नहीं हटवा रहे हैं? किसी की हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल पाएंगे वो, क्योंकि वो तो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब के बच्चे बहुत सारे जिंदा हैं। संविधान को आंच भी आएगी तो हम लोग इनका इलाज कर देंगे सरकार के लोगों का। तो इसलिए ये सरकार संविधान के साथ तो छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि मनमानी जिस प्रकार से कर रहे हैं ये राजतंत्र है, लेकिन हम बहुत जल्द लोकतंत्र स्थापित करेंगे। सर एक सवाल है कि एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जो सहारनपुर की बताई जा रही है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे आरक्षण पर आंच आई। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो जाता है, एक कास्ट के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपनी बात को रखना है तो उसका एक प्रोसीजर है। आप वकील कीजिए, अपनी बात को रखिए।
कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाना वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उसकी संविधान में कोई जगह नहीं हो सकती है। या किसी भी समाज पर टीका टिप्पणी करना वो किसी भी जगह वो समाज में या फिर संविधान में कोई जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वक्तव्य होना चाहिए तो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। तो सर अंतिम सवाल ये है, 2027 में क्या डिप्टी सीएम के रूप में चंद्रशेखर आजाद को आप देखना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन से देखना चाह रहे हैं या एनडीए गठबंधन से आप देखना चाह रहे हैं? मंगल कामने हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने भाई हमारे। हमने इनको बनाया, बड़ा संघर्ष किया, बहुत सारी चोटें खाई है उनके लिए। नहीं, हम कह रहे हैं मंगल कामने उनके लिए। मंजीत नोटियाल ने बहुत चोटें खाई हैं, वो जिंदगी भर वो चोटें मेरी घाव नहीं भर पाएंगे, लेकिन उनको मंगल कामने, मैंने बहुत संघर्ष किया उनके लिए, तो हम तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के मनजीत सिंह जी, और परिचय के मोहताज नहीं है, हर उस टॉपिक पर हर उस सवाल का जवाब बेबाकी से देते हैं। इसीलिए एनडी यूपी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।